चैप्टर डालिए सदिश अवकलन, वेक्टर डिफरेंशिएशन। कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करिए, ठंडे दिमाग से समझेंगे, आराम से समझेंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि समझ में ना आए। मान लिया सपोज करिए कोई हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें जो ये स्वतंत्र चर है यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मैं एक्सपोर्ट कर दूं और y उसके लिए डिफाइंड हो। मतलब कहने का ये है कि x की वैल्यू रखने पर y निकले ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। कई फंक्शन होते हैं x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू आती है, और बाकी वैल्यूज़ पे उनकी बाकी के कोई पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन पर उनकी वैल्यू ना आती हो, डिफाइंड ना हो। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए मैंने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये फेमस क्वेश्चन है। इसमें देखिए अगर आप x इक्वल टू 2 डालने लगे आप, तो फिर यहाँ पे 0/0 का फॉर्मेट बनने लगेगा। बाकी आप x की वैल्यू कुछ भी डालिए, सब पे आएगी वैल्यू, लेकिन आप x इक्वल टू 2 डालेंगे तो उस केस में नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल पड़ सकती हैं, तो वो सारी की सारी पड़ सकती हैं, सारी, बस एक्सेप्ट किसको छोड़ दें, 2 को छोड़ दीजिए आप, बस बाकी सारे x पे ही डिफाइंड है फंक्शन। तो स्वतंत्र चर की वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉसिबल है, उन सब का अगर हम एक सेट बना लें, एक समुच्चय बना लें, तो उस समुच्चय को कहा जाता है फील्ड। हम सीधे फील्ड पढ़ेंगे। फील्ड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कोई खेत है या कोई मैदान है या कुछ है। x की वो सारी वैल्यूज़ जिन पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, परिभाषित है फलन हमारा, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है मिला करके उनका सेट जो बनता है उसे हम फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड हो गया हमारा। अब फील्ड जब समझ गए आप, अब इस फील्ड पे फंक्शन किस तरह से डिफाइंड हो सकता है, तो फंक्शन जो है वो फील्ड वैल्यूज़ पे फंक्शन हो, एक अदिश भी डिफाइन हो सकता है और एक सदिश भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है ना, अदिश फंक्शन और सदिश फंक्शन कैसे कैसे डिफाइन हो सकते हैं मैं बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा ऊष्मा चालकता, फिजिक्स में पढ़ा होगा, और इस ऊष्मा चालकता में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई मेटेलिक रॉड है और उसे आपने ओवन में रख दिया तो हीट धीरे धीरे इधर चलने लगती है, और हीट जब चलती है तो उस केस में जो है डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर जो है डिफरेंट होते हैं। T1, T2, T3, T4, T5, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे टेम्परेचर है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, T1 पे होगा। सबसे उससे कम टेम्परेचर T2, उससे कम टेम्परेचर T3, उससे कम टेम्परेचर T4, उससे कम टेम्परेचर T5। ठीक है ना। और अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देख लें तो x इक्वल टू ये डिस्टेंस, x इक्वल टू ये, तो आप देखिए डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x पे डिफरेंट टेम्परेचर डिफाइंड है। तो ये जो यहाँ पे टेम्परेचर फंक्शन बना, ये जो है वो x पे डिफाइंड है, और साथ ही साथ ये स्केलर फंक्शन है, अदिश फलन है, अदिश बिंदु फलन है। बिंदु फलन मतलब पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज़ टेम्परेचर की है। या फिर जैसे मान लिया हमने आपको कोई मटेरियल दे दिया, कॉम्प्लेक्स मटेरियल दे दिया, उसका घनत्व, डेंसिटी, अब अलग अलग पॉइंट पे डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है, एलॉय है मान लिया, तो डिफरेंट जगहों पे घनत्व अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग बिंदु पे अलग अलग घनत्व, तो घनत्व हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए अदिश बिंदु फलन कहलाएगा। अब ये तो स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई, अगर अब सदिश भी हो सकती हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो डिफरेंट टाइम पे उसकी डिफरेंट पोजीशन होना, ये आपका सदिश बिंदु फलन कहलाएगा। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यू होना, ये पोजीशन की वैल्यू होना, ये सदिश कहलाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी होना, ये सदिश बिंदु फलन कहलाएगा। त्वरण निकाल दीजिए, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग त्वरण होना, ये आपका सदिश बिंदु फलन कहलाएगा। तो ये जितना बोर्ड पे लिखा है मैं इसे समराइज़ करता हूँ। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो x की वो वैल्यूज़ जिन पे फंक्शन डिफाइंड है वो सारे के सारे फील्ड कहलाते हैं। अब वो सारे के सारे बिंदु हुए, यानी कि उनका सेट जो है वो फील्ड कहलाया, और उस फील्ड पे अब फंक्शन हमारा अगर अदिश है तो उस केस में उसे अदिश बिंदु फलन कहते हैं। एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया, घनत्व हो गया। और सदिश बिंदु फलन का मतलब ये हो गया कि फंक्शन की वैल्यू हमारी सदिश राशि है, यानी कि जैसे पोजीशन, यानी कि विस्थापन, पोजीशन को स्थिति, पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये चीज़ें हमारी जो हैं वो सदिश बिंदु फलन
कहलाएंगी। ये फंक्शंस जो हैं इनसे रिलेटेड फंक्शन सदिश बिंदु फलन कहलाएंगे, उससे रिलेटेड जो फंक्शंस है वो हमारे अदिश बिंदु फलन कहलाएंगे। कुछ कंसेप्ट समझ गए? तो ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। देखिए, बिना समझे उसको लिखे हुए को पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन समझने के बाद तब आप लिखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए ज़रा। सबसे पहले हेडिंग डालिए फील्ड। लिखिए, यदि कोई फलन स्मॉल f किसी क्षेत्र कैपिटल R मतलब रियल नंबर से आप मतलब लगा सकते हैं, किसी क्षेत्र कैपिटल R के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है तो उस क्षेत्र को फील्ड कहते हैं। हेडिंग डाल दीजिए अदिश बिंदु फलन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसमें लिख दीजिए, यदि किसी क्षेत्र कैपिटल R के प्रत्येक बिंदु कैपिटल P x, y, z के संगत एक अदिश स्मॉल f x, y, z प्राप्त होता है तो स्मॉल f अदिश बिंदु फलन कहलाता है। अदिश बिंदु फलन को स्मॉल f से शो करते हैं और सदिश वाले को कैपिटल F वेक्टर से शो करेंगे। ये दोनों में फ़र्क करने का तरीका है बस एक। एग्जाम्पल लिख दीजिए, नंबर 1 किसी वस्तु का घनत्व, नंबर 2 लिख दीजिए किसी गर्म वस्तु में तापक्रम का वितरण, तीसरा लिख दीजिए f(x,y,z) = x² + y² + z²। कोई जनरल फंक्शन हमने इस तरह से लिख दिया। कहने का मतलब जो आज तक हम फंक्शन पढ़ते आ रहे थे वो सारे के सारे अदिश बिंदु फलन थे। sin x + cos x, कुछ भी कर दीजिए, log x, ये सारे के सारे अदिश बिंदु फलन कहलाएंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए सदिश बिंदु फलन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लिखिए, यदि किसी क्षेत्र कैपिटल R के प्रत्येक बिंदु इसी तरह से कैपिटल P x, y, z पर, अब की बार यहाँ पे कैपिटल F वेक्टर हो जाएगा। कैपिटल F वेक्टर x, y, z एक सदिश हो तो इसको F वेक्टर = इतना, तो F वेक्टर x, y, z को सदिश बिंदु फलन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिए, नंबर 1 गतिशील बिंदु का त्वरण। त्वरण को सब जानते हैं, वेक्टर होता है ना, डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग त्वरण हो सकता है किसी बॉडी का, तो त्वरण हमारा सदिश बिंदु फलन कहलाएगा। नंबर 2 लिखिए F वेक्टर = x² I वेक्टर + y² j वेक्टर + k² नहीं x² + y² + z² k वेक्टर। अब देखिए, वैसे तो हालांकि I के ऊपर कैप लगना चाहिए, है ना, लेकिन बात वही है कि यूनिट वेक्टर भी तो है, तो वेक्टर ही एक तरह का, तो इसलिए हम I को लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे यह है गारंटेड पता लग जाता है कि ये 1 है, ठीक है ना। इसमें यह है कि सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। नोटेशन में यूनिट वेक्टर भी एक तरह का वेक्टर होता है, तो इसलिए हम उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये बिंदु फलन हमारे ख़त्म होते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए सदिश फलन का ज्यामितीय निरूपण। पोजीशन वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हम मान लेते हैं कि ओ हमारा ओरिजिन है, पी एक पॉइंट है जो चल रहा है, और ये चलते सपोज करिए कर्व्ड पाथ पे चलते क्यू पे पहुंचता है। अगर हम पी का पोजीशन वेक्टर देखें तो ओ पी वेक्टर = सपोज आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। अगर मैं क्यू का पोजीशन वेक्टर देखूं तो ओ क्यू वेक्टर = R + डेल्टा R है। सपोज डेल्टा को ट्राइंगल जैसा न लिख के इस तरह से लिखा जा रहा है। तो अगर कोई मेरे से पूछता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ वेक्टर बताओ कितना होगा, तो देखिए PQ वेक्टर = OQ वेक्टर - OP वेक्टर। क्या ये लाइन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताइए पहले हमें। अगर आपने 11th-12th में पढ़ी है स्टैटिक्स, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि PQ वेक्टर = बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। और अगर मान लीजिए सपोज आपने कुछ नहीं पता है, तो फिर आप ये देखिए कि जो फिज़िक्स में वेक्टर पढ़ते हैं आप, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला वेक्टर उसके सिरे से दूसरा वेक्टर, और ये वेक्टर क्या होगा, परिणामी वेक्टर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ OQ वेक्टर = OP वेक्टर + PQ वेक्टर। यहाँ से अगर मैं PQ वेक्टर निकालूँ तो देखिए OQ में से OP सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो लोग डायरेक्ट जानते हैं वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और जो डायरेक्ट नहीं जानते वो सिंपली ट्राइंगल लॉ लगा लें, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे को अगर PQ वेक्टर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो वो OQ वेक्टर - OP वेक्टर लिखा जा सकता है। अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं, अभी देखिए लिखेगा कुछ मत, अभी मैं केवल समझा रहा हूँ। OQ वेक्टर की वैल्यू डाल दूँ मैं R + डेल्टा R, - OP वेक्टर की वैल्यू डाल दूँ मैं R वेक्टर, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास डेल्टा वेक्टर R वेक्टर आ जाएगा PQ। तो ये आपका जो है वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हुआ जाके। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ चलने में उसे डेल्टा t टाइम लगा है,
तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कर दूं तो ये आपका बनता है जा करके एवरेज वेलोसिटी। सुना होगा आपने नाम। शुरू से लेके अंत तक का हिसाब किताब अगर हम कर दें तो इससे हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहता हूँ, वी वेक्टर चाहता हूँ, तो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी लेना पड़ेगा, जो कि इक्वल टू होगा जा करके, दिखाई दे रहा है? इसके आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये लिमिट जब आप ले लोगे तो वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी बन जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनती है और ये एवरेज वेलोसिटी बनती है। तो कहने का मतलब है वेक्टर पॉइंट फंक्शन की हेल्प से हम एवरेज वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार वेलोसिटी आ जाएगी तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ज्योमेट्री वाइज अगर हम इसी चीज़ को देखें तो ये क्या बता रहा है, आपने जैसे ही लिमिट यहाँ पे ली है, ठीक है ना, तो जैसे ही यहाँ पे लिमिट ली है आपने, तो वैसे ही आपने क्या किया है, टाइमिंग को बहुत कम कर दिया है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करने का मतलब है ये पॉइंट आपका आगे ज़्यादा नहीं जाएगा, जितना दूर ये चला गया है उससे कम दूर जाएगा। तो जाहिर सी बात है OQ वेक्टर भी नज़दीक आने लगेगा, और जब नज़दीक आएगा तो उस केस में जो है आपका जो ये कॉर्ड है, ये जो जीवा है, ये भी पास 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 आते आते और एक स्थिति में वो टेंजेंट बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वो जो वही वाले कंसेप्ट है ना डिफरेंशिएशन में कि dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो dy बाई डी एक्स एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट पे स्पर्श रेखा को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ज़्यादा ड्यूरेशन के ले लेंगे तो फिर वो कर्व और लाइन अलग अलग होने लगती है, लेकिन जब हम कम ड्यूरेशन लेते हैं तो उस टाइम पे फिर ये क्या करता है, ये जो जीवा है ये पास आते आते ऐसे आते अल्टीमेटली वो टेंजेंट बनने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी सदिश को अवकलित किया तो एक तरह से वो उस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन को शो करने लगता है। जैसे dy बाई डी एक्स को कहते थे वो टेंजेंट को शो करता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता को शो करता है, सेम ऐसे ही वेक्टर पॉइंट फंक्शन में भी कहा जाता है कि अगर मैंने किसी वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में, किसी के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिया तो वो एक तरह से वहाँ पे स्पर्श रेखा को रिप्रेजेंट करने लगता है। ये तभी समझ में आएगा जब आपने डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में इस ज्यामिति निरूपण को पढ़ रखा हो, या मैथमेटिक्स में आपने इसको पढ़ रखा हो। अगर वो नहीं क्लियर है तो फिर यहाँ पे भी मुश्किल से समझ में आएगा। तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए सदिश फलन का ज्यामितीय निरूपण। लिखिए इसमें, माना O मूल बिंदु है, फुल स्टॉप, t समय पर किसी गतिशील बिंदु की स्थिति कैपिटल P तथा t प्लस डेल्टा t समय पर स्थिति कैपिटल Q है। नीचे लिख दीजिए OP वेक्टर इक्वल टू इतना, OQ वेक्टर इक्वल टू इतना। तब यहाँ से निकाल दीजिए PQ वेक्टर इक्वल टू इतना इतना इतना, यहाँ तक निकाल लीजिए। लिख लीजिए नीचे, जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 यानी कि टाइम आप ज़्यादा नहीं दे रहे हैं तो Q टेंड्स टू P, वो Q पॉइंट जो है वो P के क्लोज में आने लगेगा, तथा जीवा PQ बिंदु P पर स्पर्श रेखा PT वेक्टर के संपाती हो जाती है। तथा नीचे लिख दीजिए, इस केस में dr बाई डी टी इक्वल टू निकालेंगे आप, तो ये इतना डिफाइन होता है। इसमें मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लें और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लें तो आपका dr बाई डी टी डिफाइन हो जाता है। नीचे ले लीजिए, यहाँ dr वेक्टर बाई डी टी सदिश r वेक्टर का स्मॉल t के सापेक्ष अवकल गुणांक कहलाता है, तथा यह बिंदु P पर स्पर्श रेखा की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, तो हमने क्या बात जानी है, हमने ये बात जानी कि यही जो देखिए वेक्टर का डिफरेंशिएशन है, जो चैप्टर का नाम चल रहा है वेक्टर डिफरेंशिएशन, सदिश का अवकलन। सदिश का अवकलन देखिए इस तरह से है, और ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम जो आपका डिफरेंशिएशन नॉर्मल होता है उसी के इक्विवेलेंट है। इसके बाद नीचे लिख दीजिए, इसी तरह अगर मैं d2r बाई डी टी टू करूँ, d2r बाई डी टी टू द्वितीय क्रम का अवकल गुणांक कहलाता है। तो ऐसे ही आप जैसे पोजीशन देखिए, पोजीशन को आप XYZ में कैसे डिनोट करते हैं, r को ज़्यादातर क्या जिन जनरल xi प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसे तो डिनोट करते हैं। ऐसे अगर फोर्स है, मान लिया फोर्स को आप कैसे डिनोट करोगे, fxi प्लस fy जे प्लस fz के। कहने का मतलब है जितने भी फंक्शंस हैं वेक्टर के, तो उन वेक्टर को पॉइंट के फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करा जा सकता है। और जिस तरह से मैंने r का डिफरेंशिएशन लेके दिखाया है, सेम इसी तरह से आप किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली वेक्टर्स के डिफरेंशिएशन ही पढ़ने हैं। बस ये है कि वेक्टर्स के डिफरेंशिएशन करते टाइम जो है वो मल्टीप्लाई में जो रूल्स होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वेक्टर्स का मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं होता, वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तरह तरह से हो सकता है। तो उसमें फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से आपको वहाँ पे प्रोडक्ट में ध्यान रखना है।
तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और बाकी चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा नहीं आता पेपर में, लेकिन ये है कि क्वेश्चन आ सकता है, आते भी हैं पेपर में, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आए। तो इसलिए चैप्टर है आपके सिलेबस में तो पढ़ना ज़रूरी है। तो हमने इनिशियल्स आज ले लिए हैं थोड़े से इसके, अब कल से कैलकुलेटिव पार्ट शुरू हो जाएगा हमारा, फॉर्मूले देख करके फिर एक्सरसाइज वगैरह, एक ही एक्सरसाइज इसमें, उसमें भी 10, 12, 15 क्वेश्चन है बस केवल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके।